हेलो जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आइए तो आज हम लोग अपनी एक नई कक्षा को स्टार्ट करते हुए हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ते हुए आप देखिए, ये जितनी भी कंपनियां आई उन सभी कंपनियों में जो एक ऑब्जर्वेशन करने योग्य बात है, वो योग्य बात ये है कि वो मात्र सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी, ट्रेड कंपनी थी। लेकिन उसकी क्या महत्वाकांक्षा था, उसकी क्या उम्मीदें थी कि वो कंपनी ना होकर एक साम्राज्य की ओर मुड़ने का प्रयास किया। तो आज उन्हीं सब चीज़ों पर हम बात करेंगे कि आखिर ये कंपनियां अपनी रूख साम्राज्य निर्माण करने हेतु क्यों मुड़ जाती है। ये आपका जो क्लास है, अभी मैं बेसिक क्लास मतलब बेसिक समझ बनाना चाहता हूँ कि आखिर ये कंपनियां आई तो क्यों आई, इसका उद्देश्य क्यों था, भारत में ही क्यों आई आने का। फिर ये विकसित दिमाग इसका कैसे हो गया कि मुझे कंपनी ही नहीं रहनी है बल्कि एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करनी है। तो उन सब बातें जो होते हैं कॉन्सेप्ट के लिए बेसिक बात होते हैं, तो उन सब चीज़ों को जानेंगे। लेकिन उन सभी के क्रम में जितनी भी कंपनियां आई उन सब कंपनियों में वो एक प्रोमिनेंट व्यापारिक केंद्र बनाया। तो उसकी क्या प्रोमिनेंट व्यापारिक केंद्र था और उस केंद्र से अपनी व्यापारिक गतिविधियां को कैसे संचालन करती थी, हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जितनी भी कंपनियां आई है उन सब कंपनियों का जो प्रोमिनेंट व्यापारिक केंद्र था वो क्या था। तो सबसे पहले आपको पता है कौन आया? पुर्तगाली कंपनी। व्यापारिक केंद्र, आप जानते हैं कि सबसे पहले यही कंपनी आई है और ये अपनी जो व्यापारिक केंद्र बनाया है वो बहुत ही सूझबूझ कर। देखिए भाई साहब, केंद्र भी वही जगह पे बनाई जाती है जहाँ से हमारी व्यापारिक एक्टिविटीज़, ट्रेड एक्टिविटीज़ चले। हम केंद्र ऐसे जगह पर बना देंगे जहाँ पे ना यातायात की साधन हो, ना वहाँ से हमें रॉ मटेरियल कच्चा माल की प्राप्ति होता हो, तो क्या आपका व्यापार भली भांति चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में व्यापारिक स्थितियों को देखते हुए ये जो अपनी कंपनी स्थापित की, कुछ इस प्रकार स्थापित किया कि कोचीन, केरल, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, फिर दामन दीव, केरल हो गया, सॉरी ये कोचीन हो गया, केरल हो गया, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, सूरत, सूरत हो गया, पुलिकट, पुलिकट, नागपत्तनम, नागपत्तनम, पांडिचेरी, पांडिचेरी, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम और हुगली। ये जो इसकी केंद्र था वो व्यापारिक केंद्र था, यानी इन सभी जगहों पर इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र बनाया। अब ये सारे लोकेशन को यदि आप देखते हैं तो आप कितना स्पष्ट होगा कि ये जो साउथ इंडिया है, ये साउथ इंडिया में, ये साउथ इंडिया में जो यहाँ केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात वाला क्षेत्र है, और फिर यहाँ केरल, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों में अपनी प्रसार कर चुका है। और आपको इस बात के लिए मैं अवगत कर दूं कि बंगाल उस समय व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध राज्य था। पूरे एशिया का लगभग 64% निर्यात करता था ये। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापारिक गतिविधियां खास करके यहाँ पे कितना रहा होगा पूरी एशिया का। तो अब देखिए, कोचीन, केरल, केरल
केरल, सॉरी यहाँ पे कालीकट आएगा, माफ कीजिएगा, कालीकट, कोचीन कालीकट। अब कालीकट कहाँ है? केरल में, साउथ इंडिया में प्रवेश कर चुका है। अब यहाँ से बढ़ेगा गोवा, ये गोवा में भी आ चुका है। दादर एवं नागर हवेली, दामन दीव, पौंडीचेरी, पुलिकट, नागपत्तनम ये वाली क्षेत्र, मसूलीपत्तनम बंगाल वाली क्षेत्र, हुगली बंगाल वाली क्षेत्र। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनियां हैं अपनी साम्राज्य विस्तार की ओर मुड़ चुकी हैं। तो इन सभी बातों को याद नहीं रखना है, लेकिन आप बेसिक याद रखिए कि कालीकट भी एक इसका फैक्ट्री था। अब इसमें से आपको मैं बताता हूँ, जो इसका प्रोमिनेंट फैक्ट्री था, प्रोमिनेंट जहाँ से ये व्यापारिक गतिविधियाँ संचालन करता था और बहुत बड़े पैमाने पर संचालन करता था, वो था पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी था, और इसमें आप देखिए तो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित नहीं किया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ये सारी कंपनियां थी जो अपना व्यापारिक हब, व्यापारिक गोडाउन केंद्र स्थापित किया था पौंडीचेरी में। दूसरी बात, पौंडीचेरी में और एक जानने की बात खास क्या है वो जान लीजिए। पांडुचेरी में ही क्या हुआ था कि मुलाकात हुआ था पुर्तगालियों से और अकबर के बीच, अकबर यानी मुगल शासक, अकबर के बीच एक मुलाकात हुआ। इस मुलाकात में अकबर को पुर्तगालियों ने कहा कि अगर आपको व्यापारिक गतिविधियां करना है तो हम समुद्र का स्वामी हैं, समुद्र मेरे अधीन है, क्योंकि नौसैनिक श्रेष्ठता किसके पास है? तो मेरे पास है। ऐसे में यदि आपको इधर पश्चिम की ओर अगर व्यापारिक गतिविधियां करनी है तो ऐसे में आपको हमसे कारतेज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कारतेज। और कारतेज क्या था? और कारतेज के एक और बात इसमें जुड़ा हुआ था, आर्मडा काफिला। कारतेज लेना पड़ेगा या आर्मडा काफिला लेना पड़ेगा। कारतेज क्या था कि एक व्यापारिक परमिशन था, यानी व्यापारिक परमिट था। अगर उस कारतेज को आप दिखा देते हैं तो आपको समुद्र में कोई रोक ठोक नहीं करेगा, क्योंकि समुद्र में अधिकतर उसका लोग होते थे, पुर्तगालियों का। लेकिन इसके बाद भी पुर्तगालियों ने कहा कि आप मान लिया जाए कारतेज ले लिए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि समुद्र में व्यापारिक लुटेरे होते हैं। ऐसे में अगर आपके जहाज़ों को डुबो दिया या तो लूट का माल समझकर लूट लिया, तो ऐसे में आप मुझे जिम्मेवार ना ठहराएं। तो इसलिए आप कारतेज लिए, ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप आर्मडा काफिला ले लीजिए। आर्मडा काफिला का मतलब था कि आपकी जहाज़, ये मान लिया जाए आपकी नाव है तो आगे आगे ये समुद्र में जा रही है। अब आपके पीछे सुरक्षा देने के लिए, आपका सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मेरे लोग होंगे जो आपको इन सब गतिविधियों से, लूट जाने से बचाएंगे। ऐसे में इस शर्त को मुगल शासक अकबर एक्सेप्ट कर लिया। अब सोचिए, उतना बड़ा साम्राज्य का जो स्वामी है मुगल, वो इस बात के लिए स्वीकार कर रहा है कि हाँ, हम आपकी जो परमिशन वाला आइडिया है मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मैं आपसे कारतेज लेता हूँ। उसमें पुर्तगालियों ने कहा कि एक कारतेज है जो मैं आपको फ्री दूंगा, यानी एक बार आप समुद्र में जाके व्यापार कीजिए, लेकिन जब आप निरंतर व्यापार करना चाहेंगे समुद्र में तो आपको हमसे कारतेज लेना पड़ेगा। इस बात को समझ गए? तो यहाँ पे मुलाकात हुआ था और इस चीज़ को आप समझिए। आप शायद पौंडीचेरी समझ गए होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई है। अकबर और पुर्तगालियों के बीच पांडिचेरी में नहीं बल्कि सूरत में मुलाकात हुआ था। यहाँ पे सूरत है, सूरत में मुलाकात हुआ था। तो ये जो है इस तरह है, और ये जो पांडिचेरी में है ये 4
कंपनियों का प्रोमिनेंट व्यापारिक केंद्र था। यानी पूछेगा कि कभी कभी प्रश्न इस तरह से आता है कि पौंडीचेरी में किन किन कंपनियों का व्यापारिक केंद्र था, तो ऐसे आपको दे देगा। तो ऐसे में आपको मिलान करना होगा कि हाँ इन सभी का व्यापारिक केंद्र था। लेकिन यदि पूछेगा कि पुर्तगालियों से अकबर मुगल शासक का मुलाकात कहाँ हुई, तो ये सूरत में हुआ, और सूरत में ही पुर्तगालियों ने कारतूस दिया अकबर को, और इस बात के लिए आश्वस्त कर दिया कि आपको यदि व्यापारिक गतिविधियां करनी है समुद्र वाली क्षेत्र में, तो आप ऐसे में हमसे कारतूस लीजिएगा, क्योंकि समुद्र का स्वामी हम हैं। अब अकबर जानिए कि एक्सेप्ट क्यों कर लिया, क्योंकि अकबर को पता था कि अगर समुद्र में मजबूत वो है, पुर्तगाली है, और ऐसे में मुझे व्यापारिक गतिविधियां करनी है, तो हम क्या करेंगे कि इन लोगों से डील कर रहे हैं, हम इनसे कारतूस ले लें ताकि हमारा द्वंद्व ना हो और हमारी व्यापारिक गतिविधियां चलती रहें। हालांकि ये अकबर की अदूरदर्शिता का भाव था जो इन्होंने स्वीकार कर लिया। बहुत छोटी सी कंपनियां था, आप अपनी प्रतिभा दिखाते तो ये कंपनियां आपको टिकने भी नहीं देता, ये कंपनियां टिक भी नहीं सकती थी। लेकिन ये भारतीयों में यही खासियत रहा है, खास करके भारत के जो, खैर बाबर अकबर ये सब तो बाहरी थे जो हमारे देश में आकर अपनी साम्राज्य स्थापित किए, लेकिन भारतीयों को आगे चल के देखिएगा कि जो भोले भाले होंगे उनको किस तरह से अपने षड्यंत्र में लाकर उन पर आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, धार्मिक शोषण, उत्पीड़न आदि किया जाएगा। तो यहाँ तक का बात आपको समझ में आया होगा। यानी मैंने जो ये सारी बातें बताया है, ये पुर्तगाली कंपनियों का प्रोमिनेंट, यानी उसकी जो जहाँ जहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री स्थापित किया था, व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, वो व्यापारिक केंद्र है। तो उन सब चीज़ों में कोचीन, कालीकट, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दामन द्वीप, पुलिकट, नागपट्टनम, सूरत, पौंडीचेरी और मसूलीपट्टनम और हुगली। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूँ। ये पुर्तगालियों का विशेषता है और पुर्तगालियों के बारे में मैंने संक्षेप में बात किया। तो आगे देखते हैं। अब इस कड़ी में देखें तो एक आपको फैक्ट के तौर पर याद रखना होगा कि जो एक पुर्तगाली था जो कि गोवा में स्थित जितने भी हिंदू मंदिर थे उन सबों को तोड़ा था। उसका नाम था जाओ द कास्त्रो। जाओ द कास्त्रो, जाओ द कास्त्रो, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है वनडे एग्जाम में कि वह कौन सा पुर्तगाली था जिन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, तो था जाओ द कास्त्रो। आप इसे याद रखिएगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब आगे हम देखते हैं पुर्तगालियों का योगदान। अब जब भारत में आए पुर्तगाली और अपनी व्यापारिक गतिविधियां का प्रसार किए, तो कुछ ऐसी उन सबों का विशेषताएं हैं, कुछ योगदान है जो उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया, और स्थापित करते हुए उन्होंने उसकी बढ़ावा दिया। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट जानिए कि उन्होंने क्या किया। पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्यापारिक गतिविधियों का क्या किया? बढ़ावा किया, बढ़ाया। व्यापारिक गतिविधियों का बढ़ाया। दूसरा पॉइंट जानिए कि प्रिंटिंग, भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाया।
प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों का दिया जाता है। थर्ड जानिए, स्थापत्य स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब क्या है कि इस कला में जैसे गोथिक शैली और गोथिक शैली के साथ साथ इसका विकास हुआ, और आगे चल के देखिएगा कि भारत में बहुत सारे मंदिरें हैं जो बनेंगी वो गोथिक शैली में, और अन्य प्रकार की उसकी कलाकृतियाँ होती है। उस कलाकृतियाँ का स्थापत्य का मतलब वही होता है किसी चीज़ को बनाना, स्थापना करना। तो उसकी बढ़ावा भी कौन दिया? तो पुर्तगालियों ने दिया। दूसरी बात है कि ईसाई धर्म का पुस्तकों का योगदान किया। ईसाई धर्म का पुस्तकों का योगदान। अब इसकी योगदान कैसे है? क्योंकि ये ईसाई धर्म है, यानी क्रिश्चियनिटी धर्म, और क्रिश्चियनिटी धर्म कहाँ था? यूरोप का धर्म था। तो जो भारत का जो धर्म था जिसमें रूढ़िवादिता, अन्य प्रकार की भेदभाव और भारत के ग्रंथ में जो बुराइयां थी, उन सभी बुराइयां पर इन्होंने बहुत ही जोर से प्रहार किया। खैर ऐसा नहीं कि इसकी धर्म बहुत श्रेष्ठ था या तो यूरोप के लोग श्रेष्ठ थे, वो तो खुद एक भूखे प्यासे इंसान थे। भारत से धन जाती थी उसकी, यूरोप का डेवलपमेंट हुआ। तो बहुत सारे यूरोप आएंगे आगे चलकर जो भारतीयों को बर्बर कहेंगे, असभ्य कहेंगे, जबकि हमारी ही विश्व में पहली ऐसी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत में ही थी। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। उसके बाद भी हम लोगों को पिछड़ा कहा जाएगा, बर्बर कहा जाएगा, असभ्य कहा जाएगा। लेकिन उन सबों ने तो ऐसे में पुर्तगालियों का ईसाई धर्म का पुस्तकों का भी योगदान रहा, जिन्होंने भारत के सामाजिक जो बुराइयां था, कुरीतियां था, उन सब पर प्रहार किया। और जब हम लोगों पर कोई प्रहार करे और जब ये बताए कि आपकी धर्म में ये बुराइयां हैं, आपके समाज में जाति प्रथा जैसी बुराइयां हैं, विधवा दास प्रथा जैसी बुराइयां हैं, तो हम एक नज़र ज़रूर उस तरफ करते हैं और फिर हम सुधार का कोशिश करते हैं। फिर वही आगे चल के आप देखिएगा 18वीं 19वीं सदी में, 17वीं 18वीं 19वीं सदी में तो बहुत सारे भारत में समाज सुधार करने के लिए लोग सामने आएंगे। इसमें विशेषतः तौर पर राजा राम मोहन राय और विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, माता राष्ट्र सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा बाई फुले, फातिमा शेख, ऐसे ना जाने कितने महापुरुष सामने आएंगे जो धर्म सुधार आंदोलन चलाएंगे कि धर्म में जो पहले कमियां हैं उसको हटाया जाए, और धर्म में बेगर कमियों को हटाए हुए मान लिया जाए वेद कुरान में अगर कोई कमियां है और उस कमियां को हटाए बगैर आप समाज सुधार करना चाहते हैं तो ये मुश्किल है। इसलिए समाज सुधार करने के पहले आपको उस धर्म को सुधार करना होगा। इसलिए राजा राम मोहन राय आगे चल के देखिएगा तो प्रश्न उठाएगा, ये जो सती प्रथा है क्या ये आपके धर्म में है, वेद में है, कुरान में है? तो लोगों को यहाँ पे एक चिंतन की भावना होगा। तो जैसे जैसे लोग पश्चिमी दुनिया से वर्ल्ड के पूरी जोग्राफिकल से, पूरी हिस्टोरिकल से जैसे जैसे वो कनेक्ट होते जाएंगे, उसकी बौद्धिक क्षमता आदि का विकास होता रहेगा, और वो कोई भी मूल्य, रीति रिवाज, परंपरा आदि को इस बात पे स्वीकार नहीं कर लेगा कि वो मेरे धर्म में लिखा हुआ है। वो इस बात पे स्वीकार करेगा कि जो बातें हैं वो कितनी सत्य है और वो मानव जीवन को कितनी संतुष्ट करती है। इन सबों पर डिसाइड होता है कि कोई समाज और कोई व्यक्तित्व कितना आगे जा सकता है। तो इस तरह से यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय रीति रिवाज, परंपरा पर और यहाँ के जो ग्रंथ थे जैसे में मनुस्मृति, वेद, कुरान जो पहले से चला आ रहे थे, उन सबों पर एक प्रहार करने का काम किया। तो ईसाई दूसरी बात है। और क्या है? तो पांचवी जो इसका यहाँ पे योगदान रहा वो रहा मेडिकल साइंस में बुक का योगदान। मेडिकल साइंस में
बहुत सारे ये बुक प्रोवाइड करवाएं जिससे लोग जाने कि कैसे जो है मेडिकल साइंस की ओर, टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। तो इन सबों में भी इसका बहुत ही और अहम योगदान रहा। आगे अगर देखेंगे, एंसेंट इंडिया में ही सेंट थॉमस भारत आया था, जो गोडो फर्मिस के दरबार में आया था, जो पुर्तगाली ही था। सेंट सेंट थॉमस नाम का एक पुर्तगाली था जो एंसेंट प्राचीन काल में भारत आया था। गोडो फर्मिस एक भारत का ही राजा थे, उसी के दरबार में आया था। तो आपको यहाँ तक इनकी उपलब्धियाँ और इनकी प्रोमिनेंट व्यापारिक केंद्र समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक दिक्कत है तो मैं एक बार और बता देता हूँ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, और आधुनिक भारत के तहत जितने भी बाहरी देश से लोग आए, विशेष तौर पर यूरोपीय कंपनियां, उन सभी कंपनियों में से जो पहली आने वाली कंपनी है वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई है तो बहुत सारे भारतीय शासक हैं जो इन्हें स्वागत भी किया, और अरबियन कंट्रीज में जितने सारे देश थे, व्यापारिक सेठ थे, उन लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन पुर्तगाली कंपनियों की ये विशेषता थी और ये क्षमता था, उसके अंदर ये पोटेंशियल था, जिसके तहत ये भारत में लंबे समय तक टिकने में सफल हुए। क्योंकि यदि आप एक काबिल इंसान नहीं हैं तो किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में आप टिक नहीं पाएंगे। तो ये इन लोगों की विशेषता थी कि भारत पर लगभग काफ़ी दिनों तक अपनी कंट्रोल किया और यहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ जारी रखा, जिसमें उन्होंने आया तो फैक्ट्रियाँ स्थापित किया और लगभग साउथ इंडिया में अपनी पूरी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। उसके तहत भारत से जब ये गए तो भारत में जितने दिन रहे उतने दिन में ये अपनी कुछ योगदान भी दिया। उसी में से मैंने बताया कि भारत व्यापारिक गतिविधियों का बढ़ावा दिया, प्रिंटिंग प्रेस का योगदान दिया, स्थापत्य कला जैसे कलाकृतियों का विकास किया, ईसाई धर्म का जो जितने भी पुस्तक था उन सब पुस्तकों को भारत के समक्ष उपलब्ध करवाया। और इसका ये योगदान था कि आप देखो कितना अच्छा है ये क्रिश्चियनिटी धर्म। आपको पता है कि पुर्तगालियों ने ही अपने लोगों को ये प्रोत्साहन दिया कि आप भारतीय महिलाओं से शादी करो, ताकि शादी करने का क्या उद्देश्य रहा होगा, ताकि हमारा जो रिलीजन है उसका विस्तार हो, उसकी जनसंख्या बढ़े और भारत में पूरी ईसाई मिशनरियाँ छा जाए। तो इस तरह से ईसाई धर्म आदि मेडिकल साइंस में प्रोत्साहन दिया। और एक पुर्तगाली यात्री था ये एंसेंट इंडिया में भारत आया था, सेंट थॉमस गोडो फर्मिस के दरबार में ये भारत आए थे, जो कि एक शासक था गोडो फर्मिस। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आई होंगी। अब जो अगला कंपनी के बारे में हम लोग जान रहे हैं वो जानेंगे डच कंपनी। तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। डच कंपनी के बारे में जानिए। अब डच कंपनी जब यहाँ पे आई है तो इसका भी एक ही उद्देश्य है, इसका भी एक ही मोटो है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में अपना व्यापार करना। ऐसा तो है नहीं कि भारत के लोगों को ये दिलासा दिलाने आए थे कि मैं आपका सेवक हूँ, अगर मैं हूँ तो आपका भला है। हालांकि ये सब बातों को आगे चलकर कहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि हम आपका पिता तुल्य हैं, हम हैं तो आपको भला हो रहा है, मुझे गॉड ने भेजा है कि आप जाओ और भारतीयों को सेवा करो। तो उन सब बात आगे देखने को मिलेगा हम लोगों को। लेकिन जो यहाँ डच कंपनी आई है और डच कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि भारत से ज़्यादा मात्रा में हम क्या करें, व्यापारिक गतिविधियाँ करें। और भारत में व्यापारिक गतिविधियाँ करने के लिए ये जो अपना व्यापारिक केंद्र बनाएगा उसको हम लोग मैप के जरिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा गुजरात, और गुजरात में है सूरत।
सूरत में ये कंपनी स्थापित करेगा। फिर यहाँ केरल कोचीन में भी कंपनी स्थापित ये करेगा। और आगे चल के आप देखिएगा तो यहाँ पे है मछलीपट्टनम, वहाँ भी स्थापित करेंगे ये। और फिर ये यहाँ पे आएंगे तो बंगाल में आप देखिएगा कि पिपली वन है, चिनसूरा है, और पिपली वन हो गया, चिनसूरा हो गया, और भी कंपनियां और भी व्यापारिक केंद्र हैं। और जिसमें से एक और है कासिम बाज़ार। आपको पता है कि कासिम बाज़ार भी यहाँ था। तो कासिम बाज़ार, इन सब जो कंपनियां हैं ये इसकी प्रोमिनेंट कंपनियां हैं। और भी यहाँ पे थे जो मछलीपट्टनम और ये नागपट्टनम, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया, अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित किया। और पूरी क्षेत्र में एक व्यापार का हब, अब क्या करता था, मान लिया जाए ये इसका मेन सेंटर है, तो यहाँ से लाकर वस्तुओं को यहाँ पे एब्जॉर्ब किया। फिर ये पे इसका नौ है, यहाँ के माध्यम से ये यूरोप में ले जाकर अपनी वस्तुओं के ऊंचे दाम पर बेचना शुरू किया। तो ये इसकी ज़्यादा कोई उपलब्धि नहीं है, छोटी उपलब्धि है। लेकिन इसमें और जानिएगा तो जान लीजिए कि इसका प्रथम फैक्ट्री याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित किया। मछलीपट्टनम, इसकी प्रथम फैक्ट्री था मछलीपट्टनम में, जो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, फैक्ट्री का मतलब समझ लीजिए वो एक गोडाउन होता था। और गोडाउन होता था वहाँ पे जितने भी व्यापारिक वस्तु होती थी वो रखा जाता था। और उन लोगों का वियर वार जैसा कुछ होता था जहाँ पे इन लोग अपनी वस्तुओं को रखते थे, वहाँ पे रहते भी थे और अन्य क्षेत्रों में भी रहते थे। लेकिन व्यापारिक केंद्र का मतलब गोडाउन समझिए, वहाँ पे उसका व्यापारिक वियर हाउस हुआ करते थे। इसकी एक उपलब्धि और है कि इन लोगों ने ही पैगोडा ये स्वर्ण सिक्का था, यानी सोने का सिक्का जारी किया। पूछता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपको लगभग एग्जाम में वनडे का जितना भी एग्जाम दीजिए उसमें तो ये आना ही आना है कि किसने, कौन सी कंपनी ने पैगोडा स्वर्ण सिक्का जारी किया। तो वो कौन सी कंपनी थी, तो वो थी डच कंपनी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये डच कंपनी था, जबकि इसका कोई ज़्यादा नहीं है उपलब्धि, तो हम लोग इसका इतना ही जानते हैं। और फिर उसी तरह से हम अपनी क्लास को निरंतर आज समाप्त करेंगे। और फिर हम लोग का मुलाकात होगा अपनी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते ही बच गया है ब्रिटिश कंपनी और फ्रेंच कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, डेनिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी, इन तीनों कंपनियों के बारे में जान लेंगे बेसिक तौर पर। और फिर मोटे तौर पर हम लोग कहाँ चले जाएंगे, तो कर्नाटक जो युद्ध होता है उन युद्धों में चले जाएंगे। तो मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ध्यान रखिए अपना भी और अपने दोस्तों को भी। थैंक यू।